देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप लोग हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने परिवार का एक सूरज बनना है और कल सूरज की तरह आपको भी पूरी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। आज से आपके बीच में एक और नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा में जो सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन रहा करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको पूरी गंभीरता से और पूरे सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग जब परीक्षा भवन में भी बैठे रहें तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर गर्व हो और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन तमाम प्रश्नों का जवाब आप पूरी सटीक से दे सकते हैं। आज पॉलिटिकल साइंस का जो राजनीति शास्त्र, जिसको हिंदी में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो पॉलिटिकल साइंस के राजनीति शास्त्र से के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उससे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं और बारी बारी से आपको सभी प्रश्नों की सरल भाषा में उत्तर बताने का प्रयास रहेगा। आप अंत तक बने रहिए और निश्चित रूप से आप जब अंत तक देख लेंगे तो मैं जो भी प्रश्न अभी आपको बता रहा हूं वो तमाम प्रश्न आपके मानस पटल पर तब तक अंकित रहेंगे जब तक आपकी सांसें रहेगी। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सांसें भी लंबी हो और आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में इतने शानदार मुकाम हासिल करें कि एक दिन आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर गर्व हो, आपको अपने आप के ऊपर गर्व हो और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से प्रथम प्रश्न जो है वह अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है जो सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे सामाजिक विभाजन एक ऐसा विभाजन जिसमें समाज में रंग, रूप, धर्म, जाति, धन अर्थात आर्थिक आधार पर जो विभाजन किया जाता है वह सामाजिक विभाजन कहलाता है। आप लोग देखते होंगे कि समाज में क्या किया जाता है, तो कभी यदा कदा जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अथवा धन के आधार पर। कैसे? तो जब देखते होंगे जो समाज में जो गरीब लोग होते हैं तो उनको कम वरीयता दी जाती है और समाज में जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को अपने पांव के नीचे दबा कर रखने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर यही जो विभेद जो है, यही जो विभाजन जो है सो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है ना। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिक विभाजन कहा जाता है। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सांप्रदायिकता क्या है? तो लिखेंगे जब किसी धर्म के लोग क्या करते हैं, तो जब अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को जब दूसरी दृष्टि से देखते हैं और हेय दृष्टि से देखते हैं तो यही स्थिति क्या कहलाती है? तो सांप्रदायिकता कहलाती है। जब लोग क्या करते हैं, तो जब अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, अपने धर्म का केवल गुणगान करते हैं और दूसरों के धर्म की खिल्लियां उड़ाते हैं, दूसरे के धर्म के अंतर्गत जो पूजे पाठ किए जाते हैं तो उनका मजाक बनाते हैं, तो यही स्थिति क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना, और पुरुषों के समान भी नारियों को भी मताधिकार दिया गया है ना, और किसी समाज में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, तो पुरुषों के समान महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि लिंग के आधार पर किसी भी कीमत पर भेदभाव जो किया जाता है वो सही नहीं है और पुरुषों के समान स्त्रियों की भी समान भागीदारी हो और समाज में बढ़ चढ़ करके वो भी हिस्सा ले सकती हैं। तो इस प्रकार जो बताए गए प्रावधान जो हैं भारतीय संविधान में लैंगिक विभाजन को लेकर के ये मैं समभाव को लेकर के वो आपके बीच में मैंने रखा। चौथा प्रश्न इस पाठ से है जो सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है कैसे? तो लिखेंगे सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब सामाजिक विभेद होता है तो इससे क्या होती है, तो इससे समाज में कहीं ना कहीं विद्रोह उत्पन्न होता है ना। जब सामाजिक विभेद चाहे वो जाति के आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो या फिर धन के आधार पर हो, है ना, या फिर शक्ति के आधार पर हो, किसी भी आधार पर जब सामाजिक विभेद होती है तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का मूल काम ही है कि जनता का विकास होना, और जब आम जनता में ही जब विद्रोह होगी तो जनता का विकास किस प्रकार सुनिश्चित होगा? तो सामाजिक विभेद जो है सो लोकतंत्र के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि सामाजिक विभेद के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, है ना, जो कार्य संपन्न होते हैं वो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को कभी भी भविष्य में बेहतर मुकाम पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभेद जो है सो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या है, तो खतरनाक है। इस पाठ से पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है वंशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए इस सवाल को दो तरह से पूछ सकता है आपसे।
वंशवाद से आप क्या समझते हैं अथवा परिवारवाद से आप क्या समझते हैं? तो परिवारवाद का ही पूरक वंशवाद है और वंशवाद का ही पूरक जो है सो परिवारवाद है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों प्रश्न एक ही हैं। तो लिखेंगे परिवारवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं, कहीं ना कहीं है एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होती है, तो कोई भी राजनेता जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो पद आते हैं वो क्या करते हैं, तो अपने से जो भी पद जो उनसे हो पाता है कि जो यदि किसी पद पर उनको यदि आसीन करवाना है तो वो क्या करते हैं, तो किसी और को ना करवा करके क्या करते हैं, तो अपने ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को क्या कर देते हैं, तो उस पद पर आसीन करवा देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवारवाद कहलाती है। और यह परिवारवाद की प्रक्रिया जो है सो युगों से कहीं ना कहीं चलती आ रही है और इसका साक्षात उदाहरण आप अपने बिहार में देख सकते हैं, है ना, कि हमारे जो बिहार के सत्ताधारी नेता जो अभी फिलहाल में कहीं ना कहीं हैं, तो उनके जो प्राचीन जो प्रक्रियाएं रही है वो वंशवाद पर ही कहीं ना कहीं आधारित है, परिवारवाद पर ही आधारित है। तो परिवारवाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, तो अपने ही परिवार के लोगों को क्या कर दिया जाता है, तो किसी न किसी पद पर जो है सो आसीन करवा दिया जाता है, चाहे हो सकता है। अथवा परिवारवाद के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जैसे कोई टिकट का यदि कहीं ना कहीं मुहिम निकलता है, कोई चुनाव के टिकट होते हैं, तो किसी और को न देकर क्या कर दिया जाता है, तो अपने ही परिवार के किसी को समर्पित कर दिया जाता है। अथवा कोई यदि पद ही आता है, जो पद यदि उनको आसीन करवा सकते हैं किसी भी पद पर, यदि वह उच्च शीर्ष पद पर हैं वो, और यदि उनको अपने से किसी निचले पद पर यदि किसी पद पर यदि उनको बैठवाना है तो क्या कर देते हैं, तो ऐसे इस दृष्टि में क्या करते हैं, तो वो अपने ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को उस पद के लिए मनोनीत कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो परिवारवाद कहलाती है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य वैसे राज्य से है जिस राज्य का कोई अपना धर्म न हो, अर्थात वहां पर हर धर्म की प्रधानता हो और हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म की पूजा अर्चना करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी गई हो, तो वही राज्य क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और जहां पर भी धर्मनिरपेक्ष, हमारा भारत जो है सो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में हर धर्म के लोगों को की रहने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हम लोग जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को हम लोग अपना सकते हैं, है ना। और तो यही क्या प्रक्रिया है, तो यही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये गुण जो है सो हमारे भारत को कहीं ना कहीं बेहतर भी बनाते हैं। और हमारा भारत जो है सो अन्य देशों से भिन्न इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारा भारत जो है सो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो लिखेंगे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। हमारे देश में हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और सटीक विशेषता यह है कि हमारे देश में अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, है ना, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। इसके बावजूद हमारे देश की यह विशेषता है कि हमारे देश में सभी एकता के साथ रहते हैं और अपनत्व के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है जो कि हमें बाकी अन्य देशों से भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है? तो लिखेंगे लिंग के आधार पर, अर्थात पुरुष और स्त्री के आधार पर पुरुष और स्त्री के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, जो असमानताएं होती है, वही क्या कहलाता है? तो लैंगिक असमानताएं होती है। और लैंगिक असमानता जो होता है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के विकास में एक बाधक के रूप में रहता है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर असमानता, भेदभाव किसी भी कीमत पर सही नहीं होती है। क्योंकि समाज की गाड़ी जो होती है वो पुरुष और स्त्री दोनों से बराबर बराबर चलती है। यदि किसी एक की भागीदारी विशेष होगी और किसी एक की भागीदारी यदि अल्प होगी अर्थात कम होगी तो उस देश का विकास कतई संभव नहीं है। इसलिए हर देश के लोग जब तरक्की की ओर बढ़ेंगे, हर देश के लोग जब बेहतर करेंगे, और उस देश के लोग ही नहीं, बस उस देश के लोग में कौन बेहतर करने वाले लोग होंगे? तो जब स्त्री भी होंगी उसमें और पुरुष भी होंगे, तो जब दोनों जब विकास की रफ्तार में अपना जब वो योगदान देंगे तो निश्चित रूप से एक देश की विकास की रफ्तार जो होगी वो काफी ज्यादा तेज होगी और देश का समुचित विकास भी होगा। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे बंधुआ मजदूर एक ऐसा मजबूर मजदूर होता है जो कि कहीं न कहीं हालातों के समक्ष नतमस्तक होता है। और वह एक ऐसा मजदूर जब वो क्या करता है, जब वो किसी से ऋण लेता है, जब किसी साहूकार से, किसी जमींदार से जब वो ऋण लेता है और जब ऋण के पैसे जब वह चुकता नहीं कर पाता है तो वो जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उसे क्या करते हैं, वो तब तक उससे मजदूरी करवाते हैं जब तक कि उसका ऋण अर्थात कर्ज सध ना जाए।
है ना। तो वैसे मजदूर को ही क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रंग भेद क्या है? तो लिखेंगे चमड़ी के रंग के आधार पर सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव किया जाता है उसे ही रंग भेद कहते हैं, है ना। रंग भेद, इस प्रश्न में ही कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि रंग भेद, तो रंग के आधार पर, किस रंग के आधार पर? तो चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। बहरहाल आज के बदलते परिवेश में रंग के आधार पर भेदभाव कहीं ना कहीं समाप्त हुई है, मगर आज भी कुछ एक जगहों पर श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव किया जाता है, मगर अब कम है। प्राचीन काल के मुकाबले में आज जो है सो कहीं न कहीं रंग भेद की जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं लुप्त प्राय हो रही है, और ये समाज के लिए विकास का एक घोतक भी है। यदि समाज के हर लोग, यदि ये रंग के आधार पर भेदभाव करना हमारी अशिक्षा की भी निशानी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यदि गुणवान है तो उसके गुणों की प्रशंसा की जानी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति यदि प्रतिभावान है तो उसकी प्रतिभा की चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि रंग के आधार पर किसी की प्रतिभा, किसी के ज्ञान का मूल्यांकन कर पाना हमारे लिए अत्यंत जटिल होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता है, कुछ न कुछ प्रतिभाएं होती हैं, जिन प्रतिभाओं के बलबूते वो अपने जीवन में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो गृह युद्ध क्या है? तो लिखेंगे गृह युद्ध एक ऐसा युद्ध जो कि अपने ही देश के लोग क्या करते हैं, तो अपने ही देश के भीतर के लोगों से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, है ना, आपस में ही कोई पारिवारिक विद्रोह हो, तो वही युद्ध क्या कहलाता है, तो गृह युद्ध कहलाता है। जो अपने ही देश के अंदर, मतलब किसी दूसरे देश से न लड़ करके अपने देश के लोग अपने ही देश से जो लड़ते हैं युद्ध, उसे क्या कहा जाता है, तो गृह युद्ध कहा जाता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो लिखेंगे समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण है बाल विवाह, दहेज प्रथा, है ना। साथ ही साथ समाज के कुछ एक लोगों द्वारा स्त्रियों की मेहनत, स्त्रियों की प्रतिभा, स्त्रियों के ज्ञान को कम आंकना और खुद को श्रेष्ठ समझना, ये सब जो है सो सामाजिक कहीं न कहीं ये सामाजिक विद्वेष हैं जो कि महिलाओं के प्रति लोगों के मन में है, जिस कारण से महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। और प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं चलाई गई, जैसे सती प्रथा थी, है ना, उसके पश्चात सती प्रथा और पर्दा प्रथा। खैर पर्दा प्रथा आज कहीं न कहीं विलुप्त है, और आज की महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं और घर से बाहर निकलकर शिक्षा अर्जित कर रही हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं, और हर क्षेत्र में आज की बेटियां आसमान में वायुयान भी उड़ा रही हैं, जलयान भी चला रही हैं, और वहीं पर देश की आर्थिक व्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी हमारे भारत देश की ही महिला हैं, जिनके ज्ञान, जिनका कौशल बाकी और देशों में भी कहीं न कहीं आज उनके कौशल की चर्चा की जा रही है। यह एक नारी शक्ति का कहीं न कहीं परचम है, और एक नारी शक्ति भी भविष्य में बेहतर कुछ कर सकती है, और एक नर अर्थात एक पुरुष के अंदर भी अटूट शक्ति होती है, अटूट श्रद्धा होती है। हमारे अंदर अपने मन के अंदर हम लोगों को हौसला का दीपक जला कर रखना होता है, और जब हम हौसलों के दीपक को बुझने नहीं देते हैं तो हम इतिहास में अपने नाम को एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लेते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। नियमित रूप से यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता के फल को चखने का स्वाद प्राप्त होगा। यूं ही मेहनत करते रहिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन हम लोग को अच्छा डिवीजन नहीं आ सकता है। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा डिवीजन आएगा, एक ऐसा डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन से आप उत्तीर्ण होंगे, पूरे बिहार भर में आपका एक अनमोल स्थान होगा। उस दिन आपको भी आपकी पढ़ाई के ऊपर गर्व होगा, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा। धन्यवाद।